नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान, यह टॉपिक अलग अलग स्तर पर अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो एमए हो या फिर एमपीपीएससी या फिर कोई और एग्ज़ाम। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा, तो हम और हमारे ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस सीरीज के 8वें भाग में आपका स्वागत है और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्रों पर हम आज बात करने वाले हैं। उन केंद्रों पर जहां से ऐतिहासिक क्रांतिकारी निकले जो इतिहास में दर्ज हुए। हम यहां पर एक सामान्य रूप से कहानी की तरह आपको पढ़कर सुनाने वाले हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है और समझना है। इसके बाद जब भी हम अपनी अगली सीरीज़ लाएंगे तो उसमें हम ऐसे ऐसे फैक्ट आपको बताएंगे जो आपके बहुत काम आएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। स्वाधीनता आंदोलन में जबलपुर का योगदान महत्वपूर्ण रहा। रॉबर्टसन कॉलेज के छात्र चिदम्बरम पिल्लई तथा उसके साथियों ने यहाँ क्रांतिकारी दल का संगठन किया। पिल्लई इतिहास प्रसिद्ध कामागाटा मारू कांड से भी संबंधित थे। सन 1916 एवं सन 1917 में लोकमान्य तिलक जबलपुर आए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी 1921 में जबलपुर आगमन हुआ था। जबलपुर के नागरिकों ने स्वराज निधि कोष के लिए 20,000 रुपए की राशि भेंट की थी। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ जबलपुर से ही हुआ था। यूरोपीय कमिश्नर द्वारा तिरंगे को पैरों से कुचले जाने के परिणाम स्वरूप शीघ्र ही रोषपूर्ण आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके विरोध में जुलूस निकाला गया और उसके नेताओं में पंडित सुंदरलाल, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि थे। नमक सत्याग्रह के समय सेठ गोविंददास व पंडित द्वारिका प्रसाद ने जबलपुर में नमक कानून तोड़ा। सन 1942 में आंदोलन हुआ तो जबलपुर में हड़ताल रखी गई और जुलूस निकाले गए। सन 1945 में जबलपुर में स्थित भारतीय सिग्नल कोर के जवानों ने बम्बई की रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की सहानुभूति के पक्ष में हड़ताल की और अपनी बैरकें छोड़कर बड़ा जुलूस निकाला। तो दोस्तों, ये था जबलपुर का योगदान। अब यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चिदम्बरम पिल्लई का संबंध किस शहर से था। अगर दक्षिण भारत के किसी शहर का नाम दे दिया गया तो डेफिनेटली आप वही लगाएंगे, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो आप लगाएंगे जबलपुर और ये भी लिखेंगे कि चिदम्बरम पिल्लई का संबंध ऐतिहासिक घटना कामागाटू मारू से था। दोस्तों, इसके बाद में हम अगले शहर की बात करते हैं। जबलपुर के बाद में हम औद्योगिक नगरी इंदौर की बात करते हैं। इंदौर की क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में विभिन्न घटनाओं का उल्लेख है। सन 1907 में ज्ञान प्रकाश मंडल स्थापित किया गया जिसमें राष्ट्रीय विचारों के प्रचार का काम किया गया। सन 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हुआ। गांधी जी की यात्रा से इंदौर में राष्ट्रीय विचारों को बड़ा बल मिला। कांग्रेस शाखा की स्थापना इंदौर में 1920 में हुई थी। इंदौर में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल का खूब प्रचार हुआ। कन्हैयालाल खादीवाला ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कन्हैयालाल खादीवाला इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे इंदौर से। सन 1942 के आंदोलन में भी इंदौर की जनता ने पूरे जोश के साथ भाग लिया। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और इसी आंदोलन में गांधी जी ने कहा था करो या मरो। बड़ी संख्या में सार्वजनिक सभा, प्रजामंडल, मजदूर संघ, कांग्रेस तथा महिला संगठनों के देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी जेलों में बंद रहे। मई 1946 में प्रजामंडल ने इंदौर के राजा को 1 वर्ष की अवधि में उत्तरदायी शासन कायम करने का अल्टीमेटम दिया। जनता ने उग्र संघर्ष किया। सितंबर 1947 में इंदौर में उत्तरदायी शासन कायम हुआ। उज्जैन में सार्वजनिक सभा की स्थापना में त्र्यंबक दामोदर पुस्तके का प्रमुख योगदान रहा और यहाँ पर इन्होंने जो होलकर वंश यहाँ पर शासन कर रहा था उनके अंतिम राजा पर दबाव बनाया कि वे भारत संघ में शामिल हो और जनता के दबाव के चलते होलकर राजा भारत संघ में शामिल हो गए थे। इसके बाद में हम अगले शहर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में बात करते हैं और यहाँ की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं पर बात करते हैं। मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली ने विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया।
काबुल में स्थापित की गई अंतरिम सरकार जो कि 1915 में बनाई गई थी, इस सरकार में बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। सन 1934 में भोपाल में राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। इसी वर्ष शाकिर अली खान ने सुबह वतन, उर्दू साप्ताहिक और भोपाल राज्य की हिंदू महासभा ने प्रजा पुकार हिंदी साप्ताहिक निकाली। वर्ष 1938 में भोपाल के हिंदू और मुसलमान नेताओं ने मिलकर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सन 1939 में 1939 में गांधी जी भोपाल आए। सन 1942 में प्रजामंडल बहुत शक्तिशाली हो गया था। सन 1946 में प्रजामंडल और भोपाल नवाब के मध्य समझौता हो गया। सन 1946 में ही भोपाल नगर में विलीनीकरण के समर्थन में जोर शोर से आंदोलन प्रारंभ हुए। मास्टर लाल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रहे, सूरजमल जैन, प्रेम श्रीवास्तव आदि की गिरफ्तारियां हुई। महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में मैदान में आ गई। शासन ने भारी यातनाएं दी। बरेली, सिहोरा, उदयपुरा आदि तहसीलों में आंदोलन आग की तरह फैल गया। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ है नहीं कि आपको कोई शॉर्टकट ट्रिक से कुछ बता दिए जाए। सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहिएगा। 2-3 बार सुनने में आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। उदयपुर तहसील के बोराज घाट में लोमहर्षक गोलीकांड हुआ। उदयपुर तहसील बोराज घाट में कौन सा कांड हुआ? लोमहर्षक गोलीकांड। तो लोमहर्षक गोलीकांड कहाँ हुआ था? उदयपुरा तहसील बोराज घाट, जिसमें राष्ट्रीय तिरंगा हाथ में थामे 4 वीर नवयुवक छोटेलाल, धन सिंह, मंगल सिंह तथा विशाल सिंह एक के बाद एक शहीद हो गए। इस घटना से तहलका मच गया। सरदार पटेल ने बीपी मेनन को भोपाल भेजा था। और ये जो शहीद हुए थे, ये इसलिए शहीद नहीं हुए थे कि अंग्रेज़ों ने इन्हें मारा था। ये इसलिए शहीद हुए थे कि जो भोपाल के नवाब थे वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे और वहाँ की जनता थी जो भारत में मिल जाना चाहती थी। तो इसी बीच में भोपाल के नवाब और जो आंदोलनकारी थे उनके बीच में संघर्ष हुआ और गोलीबारी में 4 नवयुवक शहीद हो गए थे। इसके बाद में जो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बीपी मेनन को भोपाल भेजा था और मंत्रिमंडल यहाँ भंग कर दिया गया था और अधिकांश बंदियों को सामूहिक रिहाई हो गई। नवाब से 4 माह तक संघर्ष या फिर वार्तालाप चलने के पश्चात 1949 में भोपाल रियासत केंद्र में विलीन हो गई। भोपाल रियासत का संघर्ष उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कि हम जूनागढ़ का देखते हैं या फिर कश्मीर का देखते हैं, लेकिन हाँ, भोपाल का नवाब भी शुरू में आनाकानी करने पर तुले हुए थे। लेकिन भारत की जो सेना थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली, उसके सामने आखिर कौन टिक सकता था। इसके बाद में हम विंध्य क्षेत्र यानी कि जो विंध्याचल क्षेत्र है, रीवा हुआ या फिर उसके आसपास के जो जिले हुए, उनके बारे में हम देखते हैं कि वहाँ पर कैसी क्या क्रांति रही थी। विंध्य क्षेत्र में रीवा राज्य राष्ट्रीय आंदोलन सबसे आगे रहा। इलाहाबाद के निकट होने के कारण यह आंदोलन की लहर शीघ्रता से पहुंची। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के पश्चात बघेलखंड में कांग्रेस के संगठन का कार्य शुरू हुआ। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के समय 1931 रीवा के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किए गए। रीवा के मुख्य कार्यकर्ता थे पंडित शंभुनाथ शुक्ल और कप्तान अवधेश प्रताप सिंह। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी रहे हैं और अक्सर पूछा जाता है कि इनका संबंध किस स्थान से था, तो आपको याद रखना है वो रीवा से संबंधित थे। इसके बाद में हम देखते हैं सन 1943 में रीवा में राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ और छतरपुर में कार्यालय स्थापित किया गया। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात विंध्य क्षेत्र की रियासतों ने केंद्रीय सरकार में विलीन होने के संकल्प पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद में हम अंतिम जो प्रमुख केंद्र रहा है वो ग्वालियर को देखते हैं। तो आपको पता होने चाहिए कि जो ग्वालियर है वो 1857 से ही क्रांति का केंद्र रहा है। रानी लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, ज़्यादातर क्रांतिकारियों ने ग्वालियर क्षेत्र में ही अपने कार्य किए हैं और आधुनिक काल में जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनके भी महत्वपूर्ण कार्य ग्वालियर क्षेत्र में हुए। आइए ग्वालियर के बारे में जानते हैं। ग्वालियर रियासत भिंड से मंदसौर तक फैली हुई थी। यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की आग फैल गई। सन 1908 में मुरार में स्वदेशी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। क्रांतिकारियों का तो ग्वालियर गढ़ था,
गेंदालाल दीक्षित और चंद्रशेखर आज़ाद अनेक बार विभिन्न क्षेत्रों में छिपे रहे। सन 1930 में ग्वालियर विदेशी वस्त्र बहिष्कार संस्था बनाई गई और विदेशों से हथियार प्राप्त कर क्रांतिकारियों तक पहुंचाने के संबंध में सन 1932 में ग्वालियर गोवा षड्यंत्र हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितने मानसिक रूप से तैयार थे क्रांतिकारी देश को आज़ाद कराने के लिए। ये विदेशों से हथियार लाकर गोवा में लाते थे और फिर गोवा से ग्वालियर तक या फिर भारत के अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाते थे। तो ये प्रसिद्ध ग्वालियर गोवा कांड हुआ था सन 1932 में और कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। इसमें क्रांतिकारी विदेशों से लाते थे, गोवा में हथियार उतारते थे और गोवा से फिर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में फैलाते थे। ये कांड हुआ। इस संबंध में जिन लोगों को दंडित किया गया उनमें थे बालकृष्ण शर्मा, गिरधारी लाल, रामचंद्र सरवटे, स्टीफन जोसेफ। ये मुख्य क्रांतिकारी थे। सन 1937 में राजनीतिक कारणों के लिए ग्वालियर सार्वजनिक सभा ने कार्य प्रारंभ किया। इस सभा ने राजा से शासन की उत्तरदायी शासन की मांग की। सन 1940 में ग्वालियर राज्य का शिवपुरी शहर कांग्रेस का केंद्र बन गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रहों के लिए शिवपुरी के विश्वनाथ गुप्ता को 2 वर्ष की सजा काटनी पड़ी थी। उपरोक्त मुख्य स्थानों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे नगरों और कस्बों में भी राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र रूप से फैला था, क्योंकि न केवल इन बड़े शहरों में बल्कि देश के हर कोने में स्वतंत्रता की ज्वाला जल रही थी। तो उसमें मध्य प्रदेश के छोटे जिले कहाँ बसते? इनमें प्रमुख रूप से उल्लेखनीय क्षेत्र थे धमतरी, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, झाबुआ, धार, मंदसौर, भानपुरा, गढ़कोटा, डिंडोरी, डोंगरगांव और छिंदवाड़ा, प्रभातपट्टन, नाहिया, घोड़ाडोंगरी, सागर, टीकमगढ़, ओरछा, रतलाम, विदिशा, कुरवाई इत्यादि प्रमुख क्रांतिकारी के क्षेत्र है। और इन क्रांतिकारी क्षेत्रों की घटनाओं के बारे में हम हमारे पिछले वीडियो में वर्णन कर चुके हैं। दोस्तों, आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर न केवल एमए जैसे मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के लिए 5 नंबर या फिर 10 नंबर टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स जैसे एग्जाम्स में भी इन क्रांतिकारी घटनाओं से प्रश्न उठकर आते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ, ऐसे, या फिर भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया, झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ किस शहर में हुआ, या फिर चावल आंदोलन जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, वो चावल आंदोलन कहाँ हुआ। ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर आप इस सीरीज से ले सकते हैं और साथ ही मध्य प्रदेश का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या रहा, ये भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद भी मैं प्रयास करूंगा कि और बेहतर से बेहतर वीडियो इस टॉपिक पर आपके लिए लाते रहूं, ताकि आप अपने आप को अपडेट करते जाएं। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, बौद्ध भिक्षु सुनमेयो मसूनो कहते हैं, अपनी श्वास में सुधार करें और आपके मन में भी सुधार होगा। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।